नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अक्सर आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा और आईआरसीटीसी के ज़रिए टिकट भी बुक किया होगा और उस वक्त आपने अपना नाम, पता, कहां से कहां जाना है, उम्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्लास ऑफ जर्नी, जेंडर और भी ना जाने क्या क्या आपने जानकारी दे दी होगी और ये सारी जानकारी आईआरसीटीसी के पास फीड हो जाती है। 15 सालों से आईआरसीटीसी के पास ये डेटा इकट्ठा होता जा रहा है और आज आईआरसीटीसी के पास डेटा का बहुत बड़ा भंडार हो चुका है। इतना बड़ा भंडार कि अब आईआरसीटीसी इस डेटा के जरिए 1000 करोड़ रुपए की कमाई के सपने देख रहा है। जी हाँ, जिसके लिए डेटा को बेचने की तैयारी शुरू हो चुकी है और रेलवे पीएसयू ने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारा डेटा बेचकर पैसा कमाना कितना जायज़ है, कहां कहां ये डेटा जाएगा, किस तरह से उपभोक्ताओं को इसका फायदा या नुकसान होगा और किन किन चीज़ों को लेकर अभी से अलर्ट होने की ज़रूरत है। साथ ही एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि शायद पहली बार डेटा बेचने का कारोबार लीगल तरीके से किया जा रहा है। क्या हमारी जानकारी सुरक्षित हाथों में है? क्या हमारी प्राइवेसी में खलल का कारोबार शुरू हो गया है? अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन यहाँ पर जुड़ेंगे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से, जो कि इस पर और जानकारी हमें दे रहे हैं। समीर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताएं ये किस तरह का कदम उठाने जा रहा है आईआरसीटीसी? जी बिल्कुल, आईआरसीटीसी अपने डाटा को मोनेटाइज करने के लिए यानी कि मुद्रीकरण करने के लिए उसने कदम बढ़ा दिए हैं और इसी दिशा में एक कंसल्टेंट को अपॉइंट करना चाहता है। इस कंसल्टेंट की जिम्मेदारी ये होगी कि वो ये देख करके बताएगा कि जो डाटा आईआरसीटीसी के पास मौजूद है, चाहे वो यात्री संबंधित हो या माल ढुलाई, फ्रेट सेगमेंट में जो डाटा है, इसके अलावा जो आईआरसीटीसी के टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन, जो डिजिटल एसेट है आईआरसीटीसी के पास में, इसको अगर मोनेटाइज किया जाता है तो कितनी आमदनी हो सकती है, किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है, तो इसका खाका क्या होगा, उसको तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की दिशा में टेंडर जारी किया गया है। इस टेंडर को भरने की आवेदक जो हो सकते हैं संभावित, वो 29 अगस्त तक आखिरी तारीख है जब वो अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद जो रोड मैप रहेगा पूरी प्रक्रिया का, वो ये रहेगा कि अगले तकरीबन 1-1.5 महीने में कंसल्टेंट अपॉइंट हो जाएगा और कंसल्टेंट अगले 3 से 6 महीने में एक डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें ये बताएगा आईआरसीटीसी को कि उसके पास जो डाटा है वो अगर मोनेटाइज होता है तो कितना कमाई आईआरसीटीसी को हो सकती है। लेकिन इसके अलावा इसी कंसल्टेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जो भी मोनेटाइजेशन हो रहा है उसमें कहीं पर भी आईटी लॉ का उल्लंघन ना हो, यानी कि जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन ना हो। दायरे कहाँ तक हो सकता है वो दायरा निर्धारित करने को लेकर के भी वो डिटेल रिपोर्ट में उसका जिक्र या वो ब्यूरो कंसल्टेंट को बताना होगा। तो यहाँ पर कोशिश ये है कि आईआरसीटीसी अपने पास जो बेहिसाब डाटा है उसको मोनेटाइज करना चाहता है। जाहिर तौर पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो यात्री हैं जिनके यूज़र अकाउंट आईआरसीटीसी पर बने हुए हैं, वो अपनी जानकारी का इस्तेमाल इस तरीके से क्या होने देंगे, उनकी सहमति असहमति चाहिए या नहीं चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आईआरसीटीसी की तरफ से जल्द जारी होंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये माना जा रहा है कि एक दायरे तक ही, एक सर्टेन लिमिट तक ही आईआरसीटीसी उस डाटा को आगे लेकर के जा सकती है, क्योंकि प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब बात यह है कि आईआरसीटीसी ये कदम उठा करके लाभ क्या देख रही है, तो सूत्र ये बता रहे हैं कि आईआरसीटीसी डाटा मोनेटाइजेशन के जरिए सालाना तकरीबन 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई देख रही है। आंकड़े हालांकि इंटरनली आईआरसीटीसी के भीतर कुछ यूँ हैं कि एक साल में इसी डिजिटल डाटा मोनेटाइजेशन के जरिए आईआरसीटीसी 600 से 700 करोड़ रुपए तक कमा लेना चाहती है और उसके पास जो आयाम हैं, जो वर्टिकल हैं, उसमें पैसेंजर डाटा है। ये इन्फॉर्मेशन है आईआरसीटीसी के पास में कि कोई यात्री अमूमन किस सेक्टर पे, किस क्लास में कितनी यात्रा करता है, तो उसका ट्रैवलिंग पैटर्न क्या है। इसी के अलावा जो फ्रेट सेगमेंट में है, तो कोई अगर माल ढुलाई करता है तो कौन सा वो सामान है जिसका फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग ज़्यादा हो रहा है, किस सेक्टर में ज़्यादा होता है। तो इस तरीके की जानकारियों का ही मोनेटाइजेशन का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा आईआरसीटीसी की जो टूरिज्म, जैसे भारत दर्शन ट्रेनें चलाती है आईआरसीटीसी, कई अलग अलग पैकेजेस हैं, टूर
टूरिज्म के, तो उसको भी मोनेटाइज करने का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो IRCTC कमाई के नए जरिए तलाश रहा है, उसमें डाटा एसेट मोनेटाइजेशन एक आयाम है। और इसकी अगर बहुत बड़ी तस्वीर देखें तो वो कुछ यूँ भी नजर आती है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसका जिक्र संसद में वित्त मंत्री ने किया था, मोदी सरकार का ये है कि जो एसेट हैं उनके पास में उनको मोनेटाइज किया जाए। तो उसमें जो रेलवे के हिस्से में आता है उसमें IRCTC एक पार्ट जो प्ले कर सकता है, वो वहाँ पर वो डिजिटल एसेट मोनेटाइजेशन को देख रहा है। जी कविता। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या दायरे यहाँ पर तय किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान इस पर विस्तार से बात करेंगे। कंज्यूमर अधिवक्ता रेखा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेखा जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लीगली हम सुन रहे हैं कि डेटा एसेट मोनेटाइजेशन की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है और आगे बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है। ये कैसे होगा? क्योंकि अमूमन IRCTC की अगर मैं बात ना करूं, अगर हम नॉर्मली भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो अपनी जानकारियां दिए बगैर, और कहीं ना कहीं वो एक लाइन होती है कि डू यू अग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, जब तक आप इसको क्लिक नहीं करते हैं आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। इवन IRCTC की वेबसाइट पर भी जब तक आप आई अग्री एंड आई सबमिट टू नहीं क्लिक करते हैं तो आपको टिकट नहीं मिलता है। तो आप चाहे ना चाहें, यहाँ पे भले ही ये कह रहे हैं कि आपको कस्टमर एक्सपीरियंस और सर्विसेज बेहतर देने के लिहाज से डेटा को मोनेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, बात जो कुछ भी हो, मेरा नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर तो जा ही रहा है, मेरी प्राइवेसी तो खतरे में है। सही कहा कि IRCTC का जो उद्देश्य है वो भले नेक उद्देश्य हो सकता है, और एक जिसको हम कहते हैं कि लार्जर पिक्चर को देखें तो उसके अंदर वो सक्रिय होके, जिसको कहते हैं ना कि वो जो डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो मोदी सरकार ने जो डिजिटल इंडिया की जो मुहिम चलाई थी उसी के तहत ये IRCTC जो है वो सारा जो काम अपना कर रही है। उद्देश्य भले कितना भी नेक हो, पर जितने भी जैसे कहते हैं ना कि जो विज्ञान है वो आविष्कार जो था वो एक ना आपके लिए कहीं अभिशाप तो नहीं बनता जा रहा। वो धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर की अगर बात करें तो ये जितने भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका कहीं ना तो कहीं आपका प्राइवेसी का उल्लंघन होता ही है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमारी जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिनको अंग्रेजी में हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो हमारा अधिकार है वो है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जिसको सरकार एक फंडामेंटल राइट मानती है, जबकि ये ओरिजिनल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो बने थे उसके अंदर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड नहीं था। परंतु जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा है और जो हर चीज जिसको कहते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आ गई है, तो जब सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर आपकी जो निजी जिंदगी की हर चीज अगर ब्रह्मांड के अंदर है, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, तो उस निजता को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो जितने हमारी कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब भी इस तरह के मामलों को जब फैसला करती हैं तो उसमें यही कहती हैं कि निजता का अधिकार हमारे एक फंडामेंटल राइट है। अब देखने की बात ये रह जाती है कि आखिर में IRCTC जो हमारे से इतना ज्यादा जो डेटा ले लेती है उसका वो किस तरीके से सकारात्मक तरीके से उसका जो है उपयोग करती हैं, ना कि नकारात्मक तरीके से। और जो एक आम व्यक्ति के लिए एक वरदान की तरह साबित होना चाहिए, वो वरदान जो है वो कहीं अभिशाप तो नहीं बन रहा है। तो इसके अंदर जो कहते हैं कि ग्रे लाइन जो है, एक रिस्क का जो लाइन है वो हमेशा रह जाती है। देखिए, कोई भी बात करते हैं तो उसके अंदर वो टोटल ब्लैक एंड टोटल व्हाइट वो नहीं रह जाती, और उसके अंदर जो ग्रे एरिया होता है जहां पर आपकी निजता का या जो कहते हैं कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। तो हमें इस बात को देखना है कि सरकार जो है भले बहुत अच्छे मकसद के साथ में, उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, ऐसे करेंगे, पर आखिर मकसद भले ही सही हो, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो मर्यादा क्या है वो कौन तय करेगा। हमारे साथ अब साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी जुड़ गए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। ये हमारे उपभोक्ताओं की नज़रों से अगर मैं समझना चाहूँ, बिना हमारे कॉन्सेंट के डेटा एसेट मोनेटाइजेशन की रणनीति, हमारा प्राइवेट डेटा बेचने और उस पर पैसे कमाने की कवायद आपको कितनी सही लगती है? और ये सब कहा जा रहा है कि किया जाएगा IT लॉज के तहत ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी पर तो तलवार लटकी हुई है। ये करना कितना सही है? ये कितना किया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये करने से IRCTC आग में पूरी तरीके से कूदने के लिए तैयार हो गई है, बिना सोचे समझे कि ये आग की लपटें उसे कहां जाकर जला देंगी। कारण यह है
कि ये जो आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, उद्देश्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपका जो गतिविधि है कानून का उल्लंघन करती है, तो लाजमी सी बात है कि आपके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जब आप लोगों का डेटा एकत्रित करते हैं, तब आपने लोगों को नहीं बताया कि मैं डेटा बेचने वाला हूँ, और उसके बाद अगर आप डेटा बेचते हैं तो वो दंडनीय अपराध बन जाता है। धारा 66 और धारा 43 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है 5 लाख रुपए तक का। तो क्या IRCTC उस दिशा में जाना चाहता है जहां पर उसके बरखिलाफ फौजदारी मुकदमे किए जा सकें, लोग शिकायतें कर सकें, FIR दर्ज? मुझे तो नहीं लगता कि एक बहुत ही सही दिशा में जाने का प्रयास है। हाँ, अभी तो शुरुआती यात्रा है। अभी तो उन्होंने कंसल्टेंट के लिए टेंडर का प्रकरण प्रारंभ किया है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आज लोग सोचते हैं भारत में क्योंकि कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, इसलिए हम जो मर्जी लोगों के डेटा के साथ करना चाहें कर दें। ऐसा नहीं है। हम सब भारतवासियों के पास निजता का मौलिक अधिकार है, और अगर आप मेरा डेटा मेरी इजाजत के बगैर बेचेंगे तो न केवल मेरी निजता के मौलिक अधिकार का हनन होगा, साथ ही साथ मेरे जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन होगा। और उस एक्शन को रिट पिटिशन में हाई कोर्ट्स में धारा 226 भारतीय संविधान के तहत चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी ये चुनौती दी जा सकती है। तो मुझे लगता है बहुत खतरों के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं ये संस्थाएं। वो ये सोच रही हैं, सपने ले रही हैं कि चलिए मैं खुल्लम खुल्ला लोगों का डेटा बेचूंगी और पैसे कमाऊंगी और मुझे कुछ रोकने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि आपने अभी तक आकलन ही नहीं किया है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आप किस खड्डे में गिरने वाले हैं और कितना गहरा होने वाला है खड्डा। तो मुझे लगता है कि ड्यू डिलिजेंस, सावधानी IRCTC को जरूर बरतनी चाहिए। सपने बड़े सुहाने लगते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत सारी लीगल चुनौतियां मौजूद रहेंगी। और दूसरी एक और चीज़ जो होगी वो ये है रेखा जी कि बाकियों को यहाँ पर हिम्मत आ जाएगी आपके डेटा का इसी तरह से बेचकर पैसा कमाने का जो उनका मकसद है उसकी ओर निकल पड़ने के लिए। कहीं ना कहीं रेखा जी आपको लगता नहीं है कि भारत का ये दोहरा व्यवहार हमें देखने को मिल रहा है? एक तरफ जो विदेशी वेबसाइट्स और कंपनियां डेटा लेती हैं उन पर तो आप नकेल कस रही हैं, लगातार आप मीटिंग्स के राउंड कर रही हैं, यहाँ पर लीगली हम देख रहे हैं IRCTC ने ये कदम आगे बढ़ा दिया है। भारत किस ओर जा रहा है? यहाँ पर रणनीतियाँ इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? ने बिल्कुल सही कहा कि हम जो फॉरेन विदेशी कंपनी है उनको तो बहुत ही सस्पेशन के साथ देखते हैं, बहुत शक की नजर से देखते हैं, और हम पहले ही ये अपना फैसला कर लेते हैं अपने दिल और दिमाग के अंदर कि ये तो सिर्फ यहाँ पर हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई है और पैसा कमाने के लिए आई है। ये अपनी आत्मा बेच के अपना व्यापार करती हैं, अपना व्यापार धंधा सिर्फ पैसे के उद्देश्य से करती हैं। इनकी कोई मॉरल या नैतिक जिम्मेदारी नहीं है ग्राहकों की तरफ। उसी को ध्यान में रखते हुए जो 2019 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो संशोधन हुआ था, उसके अंदर ई-कॉमर्स जो करने वाली जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके ऊपर जो है वो नकेल कसी गई थी, और ये कहा गया था कि देखिए ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, डूज एंड डोंट्स होंगे। आप हमारे देश में व्यापार करते हैं तो जरूर करिए, आपका स्वागत है, पर आपको यहाँ पे अपना एक दफ्तर बनाना पड़ेगा, आपकी एक अकाउंटेबिलिटी होगी, आपका एक पता होना चाहिए, आपका ठिकाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, आपको एक स्पेसिफिक आपका एक फिजिकल दफ्तर होना चाहिए जहां पर जाके अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको हम कम से कम एक समन की तामील तो कर सकें, और बातें तो आगे की हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जब हमारे देश के अंदर 2019 के अंदर संशोधन हुआ कानून में, यहाँ तक कि एक सरकार ने एक अथॉरिटी भी बनाई, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA जिसको कहते हैं। तो CCPA का भी उद्देश्य है कि वो अपने आप स्वयं जो है वो संज्ञान ले सकते हैं कोई भी चीज गलत हो रही हो आम उपभोक्ता के खिलाफ, और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो उसकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो जहां आपने जो हमारे जो देश के जो लोकल जो कमर्शियल आप चेक्स एंड बैलेंसेस रखने हैं, पर आप जो है फॉरेन कंपनीज जो है उनको पर इतना आप टाइट करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपने बिल्कुल सही कहा कि IRCTC जो है अगर उसको इस तरह का एक खुला तरीके से आप जैसे कहते हैं ना कि उसको छोड़ दिया जाता है मैदान के अंदर कि भाई आपको जो करना करो, सिंपली बिकॉज आप एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडियन रेलवेज के नाम से आप जो है एक आपको एक कवच मिला हुआ है, तो उस कवच के तहत आप अपनी जो आपको ये जो निजता का अधिकार जो है उसको वायलेट करने का, उसको उल्लंघन करने का, अगर आपको बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी नियंत्रण के अगर आपको ये अधिकार
दिया जाता है। तो लगता है मुझे, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप इसको अंदर आप आम लोगों को एक गलत एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं। और पर ये देखना पड़ेगा, जैसे कि पवन जी ने भी कहा कि अभी बिल्कुल शुरुआत है। कोई भी काम आप शुरुआत करते हैं तो उसके अंदर टीथिंग रेखा जी, प्रॉब्लम आती है। देखना तो आगे होगा जाके बिल्कुल, आगे जाकर किस तरह से ये पूरा शक्ल और रूप लेता है उस पर तो नज़र बनी रहेगी। लेकिन धवन जी, मान लेते हैं चलिए कि यहाँ पर जो नियुक्ति की जा रही है कंसल्टेंट की, जो टेंडर निकला है वहाँ उसमें किसी का सिलेक्शन हो भी जाता है और चलिए खाका तैयार करने के लिए लोग बैठ भी जाते हैं। ये होगा कैसे? तमाम तरह के जितने भी हमारे देश में प्रावधान है, कानून है, उनको ध्यान में रखते हुए अगर कुछ करना भी चाहे आपके डेटा के साथ, तो वो किस हद तक जा सकते हैं? जैसे कि शुरुआत में हम मर्यादा की बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि देखना होगा कि इसका स्वरूप कैसे निकल कर आता है, किस बिना पर होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या पैमाने होंगे? पहली बात, लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको प्रतिबिंबित करना पड़ेगा आपको अपनी स्ट्रेटजी में, वरना कहीं ना कहीं आप लोगों को एलिनेट कर पाएंगे। दूसरी बात, आप जब इस प्रकार की सेवाएं देते हैं IRCTC के होने की वजह से, तो आप एक इंटरमीडियरी बन जाते हैं, बिचौले बन जाते हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। सेक्शन 2 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेक्शन 79 भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून कहता है कि अगर आप इंटरमीडियरी हैं तब आप ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करेंगे जब आप अपनी ड्यूटीज का निर्वाह कर रहे हैं। जो आप थर्ड पार्टी डेटा के साथ डील हैंडल कर रहे हैं और उसको बेचने या खरीदने की बातें कर रहे हैं, तो वो ड्यू डिलिजेंस के दायरे के कहीं बियॉन्ड आ जाता है। कहीं ना कहीं स्टेट में क्रिमिनल लाइबिलिटी ट्रैक्ट हो जाएगी सेक्शन 43 और सेक्शन 66 IT एक्ट में। साथ ही साथ, क्योंकि जो डेटा लोग IRCTC को देते हैं वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा के दायरे में आ सकता है, और अगर इस डेटा के खरीद फरोख्त से किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो व्यक्ति अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन धारा 43A भारत के IT एक्ट के तहत IRCTC के विरुद्ध कर सकता है। ये तो वर्तमान कानून कहता है। साथ ही साथ सरकार अब एक नया डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आने वाली है, वो बहुत ज्यादा व्यापक होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि उसमें सरकारी एजेंसीज को, संस्थाओं को बहुत ज्यादा सहूलियतें, फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। अगर उस नए कानून में कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो प्रोटेक्शन कर पाएगी IRCTC को, तब तो दूसरी बात है। लेकिन आज के वर्तमान कानून में मैं बहुत स्पष्ट तौर पे क्लियर हूँ कि आप खुल्लम खुल्ला लोगों का डेटा बेच नहीं सकते। बेचेंगे तो तैयार हो जाइए, हम लोग की अंबार आपके ऊपर आ जाएगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी की, सिविल लाइबिलिटी की, और अगले कई साल आप अदालतों में गुजारते जाएंगे, क्योंकि इस तरह के एक्शंस की प्राइमा फेसाई चैलेंज लगभग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स एंटरटेन करने की क्षमता रख पाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी शुरुआती दौर है, अभी कंसल्टेंट अपॉइंट होगा। चलिए, कंसल्टेंट अपॉइंट हो भी जाता है, अगर कंसल्टेंट ही आपको बताता है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो कानून का उल्लंघन करता है, तो शायद गुड सेंस प्रिवेल कर सकती है और IRCTC इस दिशा में नहीं जा सकती। लेकिन अभी बहुत अर्ली डेज है कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं हिदायत दूंगा कि IRCTC कोई ऐसा काम ना करे जो कानून का उल्लंघन करता है, जो उसकी सुरक्षा कवच जो सेक्शन 79 उसे प्रदान करता है इंटरमीडिएट होने के नाते, उसे छीन लिया जाए। इसलिए IT रूल्स 2021 का भी पालन करे, लोगों का डेटा का संरक्षण करे, और पैसे कमाने कहीं और से कमाएं, लेकिन इस तरह ऐसे सपने मत करिए। तो इन सब के बीच में रेखा जी, जब संसद में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डेटा एसेट मोनेटाइजेशन की ओर हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए, ये कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, तो वो किस विजन के तहत ये बात कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ में और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में इतनी बड़ी बात जो है कही गई है। और अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कशन में कहा, पवन जी ने भी कहा, ये सब शुरुआती बातें हैं। जिसे कहते हैं ना, सपने दिखाए जाने, सपने देखने में, सपने संजोने में कुछ नहीं जाता है। आखिर के अंदर जब इसको ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आप लेके आएंगे तो इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आएंगी। जैसे शुरू में मैंने कहा कि उद्देश्य तो बहुत अच्छा है कि ना हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमारे देश के अंदर जैसे कहते हैं ना कि एक रेवोल्यूशन सा आ जाएगा कि जो है हमारी इकोनॉमी जो बढ़ेगी, हमारी आम व्यक्ति जो है उसका जीवन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उसको हर चीज को ग्रहण करने के अंदर उसको सुविधा होगी, वगैरह वगैरह। उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, पर आखिर के अंदर जब ये शुरुआत होगी, अभी जैसे आपने खुद कहा और पवन जी ने भी इस बात को अग्री किया, अभी तो सिर्फ एक कंसल्टेंट अपॉइंट हुए हैं। कंसल्टेंट जो है उसके बाद के अंदर जिसको कहते हैं ना कि अभी एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, अब उस ब्लूप्रिंट को आप किस तरीके से
ग्राउंड रियलिटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और उस प्लान के तहत जब आप अपना काम शुरू करते हैं, उसके अंदर आपको क्या दिक्कतें आती हैं, क्या टीथिंग ट्रबल्स आती हैं, क्या आप जैसे कहते हैं कि शुरुआत करते ही कितने लोगों की उसके ऊपर ऑपोजिशन आती है, इसके बारे में लगता है कि सरकार ने भी बहुत ज्यादा विचार नहीं किया है। अभी सिर्फ सुनहरे सपने दिखाई जा रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, आईआरसीटीसी ऐसे करेगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, परंतु इसके अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 के तहत मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिपिटिशंस कोर्ट के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी, जहां पर लोग जो अवेयर कस्टमर है, प्रॉब्लम है कि हमारे देश के अंदर जो अज्ञानता है वो ज्यादा है और बहुत कम लोग हैं जिनको इस बात का भी एहसास होगा। जी रेखा जी, मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि अज्ञानता, अवेयरनेस, यहाँ पे जागरूकता नहीं है लोगों को। तो पवन जी, क्या आप मानेंगे कि अगर सरकार ने या आईआरसीटीसी ने ऐसा कोई कदम उठाना भी है तो कहीं ना कहीं आपको एक जागरूकता अभियान की शुरुआत कर देनी चाहिए थी? अभी तक तो हम लोगों को अपने स्मार्टफोन पर किसी भी ऐप पर या थर्ड पार्टी को परमिशंस देने को ही, उस बारे में ही उनको एजुकेट नहीं कर पाए हैं। तो ये तो एक अलग ही लेवल की जद्दोजहद, तो लड़ाई है जो वो उपभोक्ता की नज़र से अगर मैं देखूं तो वो लड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर हो तो तब नहीं हो जब आपके पास एक कानून आ जाए, डेटा प्रोटेक्शन का लॉ आ जाए, उसके बाद आप बैठकर संज्ञान लें इन सब चीज़ों का और एक रणनीति तय करें? क्या तब नहीं होना चाहिए? जल्दबाजी नहीं कर रहे हम लोग? मुझे लगता है कि फिलहाल अभी बहुत शुरुआती दौर है, तो कंसल्टेंट अपॉइंट करने में तो कुछ जल्दबाजी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, कंसल्टेंट क्या रिपोर्ट देता है उसका मनन, उसका अध्ययन करने में आपको थोड़ा बहुत समय लेना चाहिए और सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि साल के आखिर तक वो एक नया डेटा प्रोटेक्शन कानून जो बहुत व्यापक होगा लेकर आने वाली है। तो जब तक वो कानून नहीं आएगा तब तक आईआरसीटीसी इस तरह की गतिविधि या इस तरह की यात्रा पर अपना कदम प्रारंभ ना करे तो अच्छा है। देख लें, संज्ञान ले लें नया कानून क्या होता है, और जो भी नया कानून हो, प्रॉब्लम है आपने जो डेटा एकत्रित किया है वो पुराना एकत्रित किया है, वो डेटा एकत्रित हुआ है भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत, तो लिहाजा आपको आईटी एक्ट के प्रोविजंस में अपने आप को, अपने लीगल एक्सपोजर को बचा के रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप जनता जनार्दन में ज्यादा जागरूकता, ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस फैलाएंगे और उन्हें अपने एक यात्रा में एक को पार्टनर लेकर चलेंगे, तब तो हो सकता है आप लोगों को आप ऑप्शन दे दीजिए कि हम ये करने वाले हैं। अगर हम आपसे कॉन्सेंट लेना चाहते हैं, जो लोग कॉन्सेंट देते हैं उनका डेटा आप खरीदते फरोखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उनका कॉन्सेंट आपको आ चुकी है। लेकिन जब आपने कलेक्ट किया था, ना आपने कॉन्सेंट मांगी थी, ना लोगों ने कॉन्सेंट दी थी, और ना लोगों के विचार में बात थी कि ये डेटा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी युग में खरीदा बेचा जाएगा। तो आज अगर फ्रेश कॉन्सेंट आप अपनाते हैं, लोगों का लेते हैं, लोगों को ज़्यादा जागरूक बनाते हैं, और चाहे लिमिटेड लोग ये कॉन्सेंट दें, उस डेटा पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सारे डेटा को आप सोचें मेरी धरोहर है, मैं इसको आज मोनेटाइज कर लूंगा, इनकैश कर लूंगा और कल करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसी कुछ चीज नहीं होने वाली है। बहुत ज्यादा लीगल समस्याएं, दिक्कतें आने वाली। बिल्कुल, रेखा जी भी कुछ कहना चाह रही हैं शायद इसी मुद्दे पर, इसी पॉइंट पर। जी रेखा जी, जो कस्टमर्स होते हैं, जो इन सेवाओं को आईआरसीटीसी के अंदर की जो सेवाएं इस्तेमाल करते हैं, उनको उस समय मालूम नहीं होता कि हम जो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो साझा कर रहे हैं, वो उसका क्या यूज होने वाला है। तो पहले ही आम व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा कि जो आप जो इंफॉर्मेशन आप गुड फेथ में देते हैं, वो उसका मिसयूज होने का चांसेस है। तो कहाँ पे जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो वहीं पे शुरू के अंदर बनाने पड़ेंगे कि सो मच एंड नो मोर, इससे ज्यादा आपको अपना डिस्क्लोज नहीं करना, और इतना जो आप डिस्क्लोज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को आगे जाकर कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में जो अवेयरनेस है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ एक मुहिम चलाने से और एक प्लान बनाने से नहीं काम चलेगा। आपको आपकी एक नैतिक तौर के ऊपर भी और कानूनी तौर पे भी जिम्मेदारी है कि आप उपभोक्ताओं को आप इस बारे में पहले से ही आप उनको सावधान करिए, उनको जागरूक करिए कि जितनी आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसके अंदर आप एक तरीके से अपना एक कंसेंट दे रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं, आपकी हुकूमत के सामने हम सरेंडर कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के साथ बैठकर पारदर्शिता अपनाएं, जो भी कंसेंट दिया जा रहा है और जिस भी तरह की परमिशंस दी जा रही है वो किस तरह से दी जा रही है, उसकी क्या लिमिट्स हैं, पारदर्शी होकर ये कदम जो है उठाने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले वो तमाम यात्रीगण जो कि ये सोच रहे हैं कि उनका डेटा बेचकर
IRCTC पैसा कमाएगी, तो अभी फिलहाल ये काम होने में थोड़ा सा समय और लगेगा। जैसे कि हमारे पैनलिस्टों ने भी कहा है कि अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि किस तरह से नियुक्ति होती है, टेंडर लिया जाता है और बाद में इसका रूप क्या निकल कर आता है। लेकिन तब तक आपका डेटा ऐसा नहीं है कि सुरक्षित है, वो सुरक्षा आपको अपने आप खुद अपने हाथों में ही रखनी चाहिए और करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।